नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम छत्तीसगढ़ की क्लासेस चालू करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम इतिहास पढ़ने के बाद इसके इतिहास को हम जोड़ेंगे इसकी भौगोलिक संरचना से, जहाँ पर हम छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ने के बाद हम इसकी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम जनजातियों का भी अध्ययन करेंगे और उनसे जुड़े तथ्यों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज के हमारे लेक्चर का विषय होगा इतिहास को पढ़ना। हम शुरू के जो इतिहास है छत्तीसगढ़ का, वह भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, उसको भारत के इतिहास से जोड़कर पढ़ेंगे। बाद में जब क्षेत्रीय वंश चालू होंगे तो मुख्य रूप से हमारा जो ध्यान रहेगा वो क्षेत्रीय वंशों पर ज़्यादा रहेगा और केंद्रीय वंश जो कि भारत पर शासन कर रहे होंगे, केंद्रीय सत्ता जो रहेगी उस पर कम होता चला जाएगा। पर हम दोनों को लिंक करके पढ़ेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं इतिहास को। देखते हैं हम इतिहास। ये हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ने वाले हैं, ये याद रखिएगा। जो इतिहास शब्द लिया गया है हिंदी में, ये लिया गया है इंग्लिश के हिस्ट्री शब्द से। हिस्ट्री शब्द से लिया गया है। यदि सामान्य रूप से बात की जाए कि इतिहास क्या होता है, तो पूर्व में जो घटित घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ऐसी घटनाएं जो पूर्व में घटित हो चुकी हैं उनका यदि हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये जो इतिहास है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस आस, ये इतिहास है। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से घटित हुई घटनाओं का अध्ययन। ऐसी घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई हैं उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और इन्हीं घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ते हैं। ये याद रखिएगा। अब इनका अध्ययन हम कई तरीके से कर सकते हैं, जिसका पहला आधार हम देखते हैं लिपि के आधार। लिपि के आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज के नाम से हम इसे जानते हैं। ये अध्ययन जो हम कर रहे हैं वो लिपियों के आधार पर कर रहे हैं। समझाता हूं मैं कि लिपि किस प्रकार से हम इसको आधार मान रहे हैं लिपि को। यदि हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो यह ऐसा काल था जहां पर हमने या मानव सभ्यता में लिपि या भाषा का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, हमारे पास अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई लिपि या भाषा नहीं थी और इसलिए यहाँ जो साक्ष्य मिलते हैं वो केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे। यदि हम इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं कि इतिहास का अध्ययन हम कुछ आधारों पर करते हैं, जिनमें से एक है पुरातात्विक साक्ष्य। मतलब खुदाई से मिले जो साक्ष्य हैं, जो सभ्यता हमें जमीन के नीचे मिलती है, जो अब वर्तमान में जमीन के नीचे दब चुकी है किसी कारणवश। जब खुदाई की जाती है किसी कारण से और उस खुदाई के दौरान हमें क्या मिलता है? कोई सभ्यता या कोई संस्कृति नीचे मिलती है तो उसके स्रोतों को क्या कहा जाता है? पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। और उसको आधार मान के जब हम अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? प्राग ऐतिहासिक काल, जहां पर हमें लिपि या भाषा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा लिपि या भाषा जहां पर नहीं मिली है वो किसके अंतर्गत आएगा? प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें हम आगे देखेंगे कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल की हम चर्चा करेंगे। वहीं यदि आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूं तो यह ऐसा काल है जहां पर लिपियां तो मिली है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। ये भावचित्रात्मक लिपि है जिसका अध्ययन हम नहीं कर पाए, इसका मतलब हम नहीं समझ पाए, इसलिए हम इसे किसके अंतर्गत रख दिए? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं।
और फिर अंतिम रूप से आता है ऐतिहासिक काल, जहां पर हम इतिहास के उस हिस्से का अध्ययन करते हैं जहां पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिपियां भी मिली हैं और उसका अध्ययन भी हम कर पाए हैं, उसे हम पढ़ भी पाए। इस आधार पर हम इसको किस भाग में बांटते हैं, ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक एज में। हिस्टोरिक एज में हम यात्रियों के विवरण भी देखेंगे, अभिलेख भी देखेंगे, लिपियां भी पढ़ेंगे और पुरातात्विक साक्ष्य भी देखेंगे। यदि मैं प्राग ऐतिहासिक काल पे आऊं तो इसका जो काल है लगभग 12 लाख ईसा पूर्व। ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग बताया गया। ये जो 12 लाख ईसा पूर्व बोल रहा हूँ ये एनसीईआरटी में बताया गया, इसलिए मैं आपको 12 लाख बता दिया हूँ। लेकिन यदि कई जगह पे आपको 6 लाख मिले या 5 लाख ईसा पूर्व से मिले तो भी गलत नहीं है, ठीक है, तो भी गलत नहीं है। ये याद रखिएगा, ये काल आपसे पूछा नहीं जाएगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये लगभग चलेगा 3000 ईसा पूर्व तक। इस पीरियड का अध्ययन किसमें करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल। इसको हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में फिर से 4 भागों में बांटकर देखेंगे। पहला हम देखेंगे पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल जिसे हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं या फिर प्री स्टोन एज के नाम से जानते हैं। दूसरा काल हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जिसे हम मीजोलिथिक एज के नाम से जानते हैं या फिर हम इसे मिडिल स्टोन एज भी कह सकते हैं। जो तीसरा विभाजन होगा इसका उत्तर पाषाण काल होगा जिसे पोस्ट स्टोन एज के नाम से जानेंगे, पोस्ट स्टोन एज। इसी प्रकार जो चौथा विभाजन हम करेंगे वो है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं या फिर न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। इसका जो कालक्रम है वो है 12 लाख से 12 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व। वहीं मध्य पाषाण काल 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है हमको। उत्तर पाषाण की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व के पुरातात्विक स्रोतों का हम अध्ययन करेंगे और फिर हम 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व की बात करेंगे नवपाषाण काल में। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर हम 2 संस्कृति का अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से। पहली है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यदि इसका कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो ये लगभग 3000 से 1700 BC या ईसा पूर्व रहा है। ये लगभग की बात कर रहा हूं, कार्बन डेटिंग में अलग निकला है, विद्वानों के द्वारा अलग बताया गया है, वो बात की चर्चा है जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तब की बात है। अभी यदि आपको याद रखना है तो आप याद रखेंगे 3000 से 17,000 हो गया, ये 1700 BC है, 1700 BC, ठीक है। यहीं पर आद्य ऐतिहासिक काल में हम एक और सभ्यता पढ़ेंगे जहां पर हम बात करेंगे महापाषाण काल, महापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। पहले जब हम इतिहास का अध्ययन करते थे तो हमारा इतिहास कुछ इस प्रकार से होता था कि हम प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ते थे, प्राग ऐतिहासिक काल में इन चारों कालों को पढ़ते थे और इसके बाद हम पढ़ते थे महापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 1921 में एक नई सभ्यता की खोज की गई जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं और ये सभ्यता कैसी थी, इस वर्तमान सभ्यता से काफी उन्नत अवस्था में थी, नगरीय सभ्यता थी। जिस प्रकार से आज हमारे नगर होते हैं इसी प्रकार से हमें क्या देखने को मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है। और ये चूंकि बाद में खोजी गई तो हम इसे कहां पर रख दिए, आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि इसकी लिपि हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन इसका भी टाइम पीरियड क्या निकल के आया, जो कि महापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल का निकल के आया था। एक तरफ हमें देखने को मिलता है कि एक ग्रामीण सभ्यता है जो कि बिल्कुल भी विकसित नहीं हुई है, जिसे अभी
नगर का ज्ञान भी नहीं है, और एक तरफ हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता है। ये दोनों का कालक्रम लगभग समान है, ये भी 3000 से 1000 बीसी के बीच की बात है। उसके बाद हम इतिहास में आते हैं और यहाँ से हमारा इतिहास चालू होता है, और इस इतिहास में हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल, माफ कीजिएगा, ऋग्वैदिक काल। इस ऋग्वैदिक काल का अध्ययन करते हैं 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच, ऋग्वैदिक काल कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल चलेगा आपका 600 बीसी से 1000 बीसी से 600 बीसी तक, 1000 बीसी से 600 बीसी तक, ये आपका विभाजन है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद हम देखेंगे नए धर्मों का उदय, जिनमें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म की बात करेंगे, फिर महाजनपद काल पढ़ते हैं, और फिर एक नए साम्राज्य का उदय देखते हैं जिसे हम मगध साम्राज्य के नाम से जानते हैं, और फिर मगध साम्राज्य का अध्ययन करते हैं। इनमें आने वाले जितने वंश थे मगध साम्राज्य के अंतर्गत जिन्होंने शासन किया उनके बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये सीक्वेंस ऐतिहासिक काल में काफी लंबा है, हम 1947 तक के घटनाओं का अध्ययन करते हैं इस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। इसी काल को हम, इसी विभाजन को इतिहास के एक और प्रकार से बांटकर देखते हैं, जो कि सामान्य रूप से आप सभी जानते होंगे। प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, और फिर देखेंगे आधुनिक भारत। तो ये अध्ययन की दृष्टि से विभाजन किया गया काल है इतिहास का। इस प्राचीन भारत में हम ये भी देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का कुछ पोर्शन देखते हैं, जब तक यहाँ पर जो अरब आक्रमणकारी है उनका शासन नहीं हो जाता। मतलब कि लगभग मध्यकालीन जो काल है हमारा चालू होगा 1206 से, ठीक है, जहां पर हम गुलाम वंश की बात करेंगे, और ये चलेगा औरंगजेब की मृत्यु तक, मतलब 1707 तक, और फिर 1707 से 1947 तक के कार्यकाल को हम आधुनिक भारत के अंतर्गत देखते हैं। और प्राचीन भारत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 12 लाख बीसी से 12 लाख बीसी से हम जाएंगे कहां तक, 1206 तक, 1206 ईस्वी तक के हम प्राचीन भारत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लेकिन यह विभाजन हमारे लिए पढ़ाई की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका हम अध्ययन नहीं करेंगे। ये विभाजन बस आपकी जानकारी के लिए था, लेकिन ये पोर्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरुआत करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से। तो इसको मैं पहले रफ कर देता हूं आपके लिए। प्राग ऐतिहासिक काल की हम बात करने वाले हैं। इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के, जहां हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और छत्तीसगढ़ में अब क्या पढ़ने वाले हैं हम इतिहास के अंतर्गत, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मैंने आपको पहला काल बताया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत हमने देखा कि कब से कब तक था, 12 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक के कार्यकाल का अनुभव करेंगे हम। पूर्व पाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं जो आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पूर्व पाषाण काल को समझ सको कि इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या। ये ऐसा काल था जब पहली बार होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ, पहली बार होमोसेपियंस देखने को मिला। जब पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई और बर्फ पिघली तो जमीन का कुछ हिस्सा देखने को मिला। तो जो मानव है वो पेड़ों से उतरकर पहली बार जमीन में आया, और जमीन में आने के साथ उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वो जमीन में उतरा तो दूर तक देखने का प्रयास किया, और इस प्रयास में उसकी रीढ़ की हड्डी जो है सीधी हुई, और सीधी होने के कारण उसके मस्तिष्क का विकास प्रारंभ हुआ। इसलिए पहली बार हम होमोसेपियंस कहां पर देखते हैं, होमोसेपियंस
वो पूर्व पाषाण काल का हिस्सा रहते हैं। इस समय जो मानव रहता है वो खानाबदोश जीवन जीता है, खानाबदोश जीवन, या इसी को हम कहते हैं घुमक्कड़ जीवन। ठीक है, अपने भोजन के लिए वो शिकार और कंदमूल पर निर्भर करता है, शिकार और कंदमूल पर। ठीक है, उसके औजार प्रायः किससे बने होंगे? पत्थर से बने होंगे। और ये औजार कैसे होंगे? बेडौल, मतलब उनका कोई निश्चित आकार नहीं होगा। ठीक है, बेडौल पत्थर के बने होंगे ये जो औजार रहेंगे। लेकिन क्योंकि ये जो मानव सभ्यता है वो नदियों के किनारे ही निवास करती थी, क्योंकि उनको जल आसानी से मिल जाता था नदी के किनारे, और नदी के किनारे आपको पता होगा चकमक पत्थर मिलता है जिससे चिंगारी उत्पन्न होती है। तो जब ये शिकार किया होगा पहली बार मानव और दो पत्थर आपस में टकराए होंगे तो उसे पता चला कि आग उत्पन्न होती है पत्थरों को टकराने से। ये पहली बार का हुआ पूर्व पाषाण काल में हुआ। तो इसी समय आपको याद रखना है कि आग की खोज कब की गई? पूर्व पाषाण काल में की गई। ये महत्वपूर्ण खोज है जो कि पूर्व पाषाण काल में हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूर्व पाषाण कालीन स्थल के बारे में। यदि आप भारत के संदर्भ में देखते हैं तो बहुत सारी जगह अपने को देखने को मिलती है, जिसमें से भीमबेटका प्रथम है, पहली ऐसी जगह है जहां पर मानव सभ्यता का विकास हमें देखने को मिलता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आती है, जो कि कौन सी संबंधित जिले है, कौन सा स्थल है? पूर्व पाषाण कालीन स्थल है भीमबेटका। ठीक है, कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। भीमबेटका को भी यहाँ पर याद रख लीजिएगा, भीमबेटका। हालांकि छत्तीसगढ़ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं वहां पर इसका नाम पढ़ना जरूरी रहता है, लेकिन याद रख लीजिएगा पहला ऐसा स्थल जहां पर मानव सभ्यता देखने को मिली वो कौन सी थी? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के स्थलों के बारे में, लेकिन छत्तीसगढ़ का पहले मैप बना लेते हैं ताकि आपको जगह स्पष्ट हो जाए। आपको समझ में आए, जगह अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का थोड़ा मैप बना के देख ले रहे हैं। ये आपका प्यारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये आपका सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग में ये है आपका पहला जिला एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ये दूसरा जिला है आपका जिसे हम कोरिया के नाम से जानते हैं। ये आपका तीसरा जिला सूरजपुर, यहीं पर है आपका बलरामपुर, और बलरामपुर से लगा हुआ ये क्या है आपका सरगुजा, और ये जसपुर, जसपुर जिला। ये आपका सरगुजा संभाग। दूसरा देख लेते हैं हम बिलासपुर संभाग, ये आपका बिलासपुर संभाग। यहाँ से आप बना लीजिए रायगढ़ जिला, ये है आपका रायगढ़ जिले के बाद ये हम बनाने वाले हैं कोरबा और जांजगीर चांपा जिला। ये कोरबा कट गया ऊपर, ये जांजगीर चांपा, ये शक्ति, और ये क्या है आपका रायगढ़। अब बिलासपुर जिला बना लेते हैं, ये बिलासपुर जिला। ये ऊपर का हिस्सा गौरेला पेंड्रा मरवाही, और ये बिलासपुर, और ये क्या है आपका मुंगेली, मुंगेली का हिस्सा है ये मुंगेली। ठीक है, अब हम बनाएंगे रायपुर संभाग, ये आपका रायपुर संभाग बना लीजिए। ये आपका बलौदा बाजार जिला, ये आपका बेमेतरा जिला। बलौदा बाजार के नीचे रायपुर जिला, यहीं पे याद रखिएगा ये है दुर्ग जिला, ये बालोद जिला, ये रायपुर जिला। इसको आगे बढ़ाएंगे हमको मिल जाएगा सारंगढ़ बिलाईगढ़, और इसको आगे बढ़ाएंगे हमको मिल जाएगा महासमुंद, और ये नीचे आपका है धमतरी जिला। आगे देखिए दुर्ग संभाग में हमने बेमेतरा बालोद बना लिया, दुर्ग बना लिया, बेमेतरा बना लिया। ये ऊपर आपका क्या है कवर्धा, इसके नीचे खैरागढ़, खैरागढ़ के नीचे आपका
राजनांदगांव और राजनांदगांव के नीचे मोहिला और मानपुर। ये स्पष्ट हुआ। अब देखिए ये क्या है आपका कांकेर जिला। कांकेर से याद रखिएगा ये नारायणपुर। नारायणपुर को आगे ले जाएंगे, ये बन जाएगा कोंडागांव। कोंडागांव से हम बना लेते हैं ये दंतेवाड़ा, ये बीजापुर, ये सुकमा और ये क्या है आपका बस्तर जिला। अभी हम पढ़ने वाले हैं जो पूर्व पाषाण काल में, वो हमको याद रखना है रायगढ़। ये आपका रायगढ़ जिला है। यहाँ जो स्थल प्राप्त होंगे हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऐसा पहला स्थल आपको याद रखना है सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा ये याद रखेंगे। कहां पर है ये सिंघनपुर? सिंघनपुर है रायगढ़ में। सिंघनपुर की गुफा पहली जगह आपको याद रखनी है। इससे संबंधित फैक्ट की बात करते हैं कि ये कहाँ स्थित है। हमने देख लिया रायगढ़ जिले में, रायगढ़ जिला है, ठीक है। रायगढ़ जिला आपको याद रखना है। जिस पहाड़ी का ये हिस्सा है उसे हम कहते हैं चंवर ढाल पहाड़ी। ये पहाड़ी जो है दो नदियों के मध्य, दो नदी बेसिन के मध्य पड़ती है। पहली नदी आपको याद रखना है हसदेव और दूसरी याद रखना है मांड नदी। जब हम नदी वाला टॉपिक पढ़ेंगे इस सीरीज में तो वहां पर आपको नदी और स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा। अभी केवल नाम याद रख लीजिए कि जो चंवर ढाल की पहाड़ी है ये किन दो नदी बेसिनों के बीच पड़ती है? हसदेव नदी और मांड नदी के बीच इसका स्थिति है। और ये जो चंवर ढाल की पहाड़ी है ये पर्वतों की श्रृंखला है। ज्यादा हाइटेड नहीं है ये पर्वत, छोटे पर्वत हैं, लेकिन इनकी श्रृंखला है। और इसी श्रृंखला के नीचे का जो भाग रहता है जिसको हम गिरिपाद कहते हैं, किसी भी पर्वत का निचला भाग कहलाता है गिरिपाद, या तराई का जो क्षेत्र रहता है, नीचे का जो क्षेत्र रहता है, वहां पर क्या मिलता है हमको? सिंघनपुर की गुफा देखने को मिलती है। तो ये इसकी स्थिति याद रखना है कि कहां पर है। आगे देखते हैं इसकी खोज। इसकी खोज कब की गई? तो 1910 में की गई। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता याद रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। एंडरसन द्वारा ये जगह खोजा गया था। और एंडरसन का सहयोग किसने किया था? सहयोगी कौन था वो भी याद रख लीजिएगा, सीजे वेलिंगटन। सीजे वेलिंगटन ने क्या किया था? सहायता की थी एंडरसन की इस गुफा को खोजने में। एक्चुअल में हो क्या रहा था कि इस समय रेल लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है। उधर कलकत्ता का क्षेत्र था और इधर महाराष्ट्र बंबई का क्षेत्र था। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो रेल लाइन बिछाई जा रही थी इसकी खुदाई चल रही थी। और इसी खुदाई के दौरान क्या देखने को मिलती है हमें? सिंघनपुर की गुफा, क्योंकि रास्ते में रायगढ़ का क्षेत्र पड़ा और रायगढ़ का क्षेत्र जब पड़ा तो वहां पर जब खुदाई की गई तो एक गुफे की पता चला कि एक यहाँ पर गुफा है, ये पता चला, जिसका नाम क्या रखा हमने? सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। इसकी खोज किसने की? एंडरसन ने, क्योंकि यही उस समय कार्यभार देख रहे थे रेल लाइन बिछाने का, इसलिए इसकी खोज किसने की? एंडरसन ने। और इसके सहयोगी कौन थे? सीजे वेलिंगटन। तो 1910 में इसकी खोज हो गई। दूसरी डेट आपको याद रखनी है 1918। 1918 में इसका प्रकाशन किया गया। प्रकाशन हर बार रिपोर्ट जारी होती है। हर वर्ष जब ब्रिटिश काल था तो पुरातत्व की रिपोर्ट जारी होती थी। उस रिपोर्ट में 1918 की रिपोर्ट में इसका प्रकाशन किया गया था सिंघनपुर की गुफा का। ये आप याद रखेंगे। अगली चीज आपको याद रखनी है 1923 से 27। 1923 से 27 के बीच इस गुफा का विस्तृत अध्ययन किया गया। विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया ये आपको याद रखना है। विस्तृत अध्ययन ये किया गया था अमरनाथ दत्त के द्वारा। अमरनाथ दत्त के द्वारा ये विस्तृत अध्ययन किया गया था। 1927 के बीच में ही, 1923 से 27 के बीच में ही
इन सभी जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे इनका संकलन किया गया, इनको एकत्रित किया गया, और एकत्रित करने का कार्य जो किया था वो लोचन प्रसाद पांडे, ये पहले पुरातत्ववेत्ता हैं छत्तीसगढ़ के ये। और इनका साथ दिया था जो इतिहासविद हैं डॉक्टर एन घोष के साथ थे एच डी गॉर्डन। इन तीनों ने मिलकर यहां से प्राप्त साक्ष्यों को एकत्रित किया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देखते हैं कि यहां से साक्ष्य क्या क्या मिले। तो यहां से शैल चित्र मिले, कुछ शैल चित्र आपको याद रखने। पहला याद रखना है कि यहां से मानव की डंडेनुमा आकृति मिली, डंडेनुमा आकृति। मानव की कैसी आकृति मिली है? डंडे के आकार की आकृति मिली है, मतलब इस प्रकार से मानव का चित्रण किया गया है, ये आड़ी टेढ़ी लाइन खींचकर, ठीक है, इस प्रकार से ये मानव है। तो ये डंडे की आकृति है, इस प्रकार से चित्रण किया गया है। इसी प्रकार दूसरी आकृति आपको याद रखनी है सीढ़ीनुमा आकृति। ये भी मानव आकृति ही है जिसका सीढ़ी के रूप में चित्रण किया गया है। मानव किस प्रकार से है? सीढ़ी के रूप में है, इस प्रकार से कुछ। तो ये सीढ़ी जैसी आकृति, तो सीढ़ीनुमा आकृति आपको याद रखनी है। तीसरी याद रखनी है आपको, जो मानव आकृति है वो मुखौटा लगाए हुए है, मुखौटा लगाए मानव की आकृति। इसी को कुछ विद्वान कहते हैं कि मानव के सिर को उल्टा करके या फिर भयावह स्थिति में दिखाया गया है, उल्टा सिर लगा हुआ है मानव का। ये सेम चीज के लिए कहा जाता है मुखौटा लगाए मानव, क्योंकि यदि मुखौटा मैं पीछे लगाऊंगा तो मुझे शिकार करने में आसानी हो जाएगी, कोई मेरे ऊपर पीछे से अटैक नहीं करेगा, इसलिए क्या लगाया रहा होगा? मुखौटा। तो कई विद्वान इसको ये भी बोलते हैं कि एक ऐसे मानव की आकृति प्राप्त हुई है जिसका सिर कैसे है? पीछे की तरफ है। ये आपको शैल चित्र याद रखने। शैल चित्र के बारे में ये भी याद रखना है कि इसका रंग कैसा है? गेरुआ है, गेरुआ रंग का है। ये किसके कारण हुआ होगा? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का प्रयोग है। आयरन ऑक्साइड मतलब कोई केमिकल का यूज नहीं किया है, वो मिट्टी का यूज किया है, और मिट्टी में क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए वो मिट्टी से जब बनाया होगा इन चित्रों को तो आयरन ऑक्साइड का यूज हो गया उसके कारण। आगे देखते हैं कि ये जो पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है वो संभवतः बांस का प्रयोग करके, बांस के छोटे छोटे पेन के आकार में बांस को तोड़कर, या फिर सरकंडे का, सरकंडा भी एक प्रकार का काड़ी होती है जो कि काफी मुलायम होती है, ठीक है, झाड़ी जैसा वृक्ष होता है, इसका झाड़ी होती है, ठीक है। तो ये बांस या सरकंडे का प्रयोग करके इन चित्रों को वो उन्होंने बनाया था, जो कि किस रंग के हैं? गेरवे रंग के हैं। ये भी याद रखिए कि ये जो चित्र हैं वो मैक्सिकन या स्पेनिश मूर्तियों के समान दिखते हैं, मूर्तियों के सदृश्य हैं। किसके सदृश्य हैं? मैक्सिकन या स्पेनिश मूर्तियों के सदृश्य हैं। इनकी जो समानता बताई गई है वो ऑस्ट्रेलियाई चित्रों से बताई गई। ऑस्ट्रेलियाई चित्र के समान दिखते हैं, और मूर्तियों के समान किसके दिखते हैं? मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के समान दिखते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ औजार मिले, औजार, इसमें आपको रखना है, याद रखना है हस्तकुदाल। हस्तकुदाल या इसी को क्या बोलते हैं अपन? कुल्हाड़ी। लेकिन ये कुल्हाड़ी कैसे चलाई जाती थी? हाथ से, क्योंकि उस समय बैट बनाना नहीं आता था आदमी को, तो हाथ से फेंक के मारते थे। ये कुल्हाड़ी, हस्तकुदाल, इनकी संख्या 5 बताई गई है। और इनका खोज किसने किया था? तो राय बहादुर और मनोरंजन घोष ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? राय बहादुर और मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की थी। इस सिंगनपुर के बारे में आपको और बात याद रखनी है कि चूंकि ये पहला खोजा गया स्थल है छत्तीसगढ़ में, जो कि प्राग ऐतिहासिक काल या पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। और इसी प्रकार भारत में खोजा गया स्थल मैंने आपको बताया भीमबेटका,
तो सिंघनपुर की गुफा को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिए कि इस गुफा का मुख किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है। ये गुफा कैसी है? दक्षिण मुखी है। ये आपको याद रखना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी? सिंघनपुर गुफा के बारे में। ये मैं आपके लिए मिटा देता हूं ताकि मैं अन्य जो फैक्ट है उसकी भी चर्चा कर सकूं। अब देखिए, ये जो रायगढ़ जिला है, यहीं पर कुछ और जगह भी मिली है सिंघनपुर के अलावा, जो कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ऐसी पहली जगह हमने सिंघनपुर देखी, ठीक है। दूसरा आप याद रखेंगे गीधा, तीसरा याद रखेंगे सोनबरसा, चौथा आप याद रखेंगे भंवरखोल। ये सब कहां पर मिल रहा है? रायगढ़ जिले में ही मिल रहा है। भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा, और एक जगह याद रख लेंगे छापामारा। इस प्रकार से ये 5 स्थल आपको याद रखने हैं जो कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। सिंघनपुर, गीधा, सोनबरसा, भंवरखोल, छापामारा, ये सभी स्थल कहां पर मिलेंगे आपको? रायगढ़ जिले में मिलेंगे। और ये सब के सब किससे संबंधित होंगे? पूर्व पाषाण काल से संबंधित होंगे। तो यहां पर आपका पूर्व पाषाण काल समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे, मतलब कि मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग, नव पाषाण युग की चर्चा हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।